नमस्कार। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे। विस्तृत जानकारी लेंगे। ट्रिब्यूनल्स, उनकी आवश्यकता क्या है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या अंतर है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या होता है, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या होता है, राज्य प्रशासनिक में क्या अंतर है, विस्तृत है ना। डिस्प्यूट रिड्रेसल के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जानना बहुत आवश्यक है मेरे अनुसार कि आपके सिलेबस में भी दिया है यूपीएससी के। तो आइए जान लेते हैं आखिर ये ट्रिब्यूनल है क्या। बहुत ही बेसिक। देखिए, अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। न्यायिक, ठीक है। इसको अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। आमतौर पे किसी भी संबंध में जो विवाद है उनको हल करने के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था का, ऐसा अधिकरण का गठन किया जाता है। ये विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा और अन्य कार्यों का निष्पादन करती है। ट्रिब्यूनल शब्द आया है ट्रिब्यून से, है ना। ट्रिब्यून्स क्या है, ये शब्द से आया हुआ है। रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत एक अधिकारी जो कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी कार्यवाही से नागरिकों को सुरक्षित करता था, उसे कहा जाता था ट्रिब्यून, है ना। और ट्रिब्यून से जो है ट्रिब्यूनल शब्द आया है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सामान्य रूप से ट्रिब्यूनल है, इसका आशय ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसके पास दावों व विवादों पर निर्णयन, अधिनिर्णयन या निर्धारण का प्राधिकार होता है। भले इसके नामकरण में ट्रिब्यूनल शब्द शामिल हो या नहीं, है ना। हो सकता है कई बार ट्रिब्यूनल शामिल हो, मगर कई बार ना भी हो, मगर जो विवादों पर आधारित है सीधे, है ना, उनको हल करने पे। ये क्यों इसकी आवश्यकता है? देखिए, न्यायालय जो है, ये आखिर न्यायालय है ना विवादों को हल करने के लिए, फिर ये क्या है? तो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए विभिन्न विधानों के तहत घरेलू अधिकरणों और अन्य अधिकरणों की स्थापना की जाती है ना। कई बार अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिन पे आधारित हैं, खाद्य सुरक्षा पे, है ना, पर्यावरण पे, उन पे आधारित केसेस है। अब वही पेंडिंग हो जाए वहां जाके, कोई मतलब नहीं। तो उनके लिए विशेष ऐसे ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। न्यायालयों के कार्यभार को कम करने, निर्णयन में तेजी लाने और ऐसे मंच का निर्माण करने जहां अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। इसलिए अधिकरण न्याय तंत्र के एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे लंबित मामलों के बोझ से दबे न्यायालयों में बोझ को कम करने हेतु पर्यावरण, सशस्त्र बलों, कराधान, प्रशासनिक मुद्दों से विवादों की सुनवाई करते हैं, है ना। क्या है इसका संवैधानिक प्रावधान, क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में जानना। सबसे नीचे आते हैं फैमिली कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही ये संबंधित है। सबसे एक्चुअली सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद है हाई कोर्ट, है ना। और अपन सबसे नीचे से देखें तो फैमिली कोर्ट है, फिर इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट है, और फिर उसके बाद में है ये ट्रिब्यूनल, है ना। ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल दिया है, इस प्रकार से, है ना। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है। इससे आप समझ रहे हैं विशेष अलग अलग क्षेत्रों के ही है। फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सिविल कोर्ट हैं, सिविल जज हैं, वो सब, है ना, जिसके अंतर्गत आते हैं। साथ में हमारा फिर उसके बाद आता है सिविल सिटी सिविल कोर्ट को, है ना, जो क्रिमिनल सेशन कोर्ट्स होते हैं वो सब, और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका जो है संवैधानिक प्रावधान है। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, जब संविधान बनाया गया उस दौरान नहीं थे, मगर जैसा हमने बताया, कोर्ट्स के जो कार्यभार है उसको कम करने के लिए इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, है ना। और है ना, तो संविधान के जो 42वां संशोधन किया गया 1976 में, उसके द्वारा शामिल किया गया। और साथ में अनुच्छेद 332 के क में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित जानकारियां हैं, और फिर 332 में इन अधिकरणों से संबंधित जो अन्य मामलों के लिए अधिकरण है उनके बारे में विस्तृत दिया गया है। राज्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, किस किस संबंध में किया जा सकता है, तो उसमें विस्तृत जानकारी है। तो ये है हमारे जो संवैधानिक किस प्रकार से दिया गया है। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं? एक है हमारा प्रशासनिक अधिकरण।
इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा की गई थी। इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 332 अ से हुई है ना, जैसा हमने बताया। ये संघ और राज्य की विषयों से संबंध में लोक सेवाओं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णय करता है। ये जो ट्रिब्यूनल है बहुत प्रचलित है और आम नागरिकों के लिए नहीं है। ये है जो सेवा दे रहे हैं, शासकीय सेवा देने वाले कर्मचारियों की जो भी शिकायत समस्या है, मुख्य तौर पे विवाद होते हैं शासन से, उसके लिए, है ना। तो इसके तीन प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार एक प्रशासनिक अधिकरण के स्थापित करती है जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहा जाता है, और केंद्र सरकार किसी राज्य के अनुरोध पर भी उसके लिए भी अधिकरण की स्थापना कर सकती है ना। तो दो या दो से अधिक राज्य भी एक संयुक्त अधिकरण की मांग कर सकते हैं, है ना। राज्य स्वयं के लिए भी कर सकता है, मगर अधिकार केंद्र के ही पास है, ये ध्यान रखना है ना। हालांकि कुछ विषयों पे राज्यों को भी अधिकार है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की मांग हालांकि केंद्र से ही करना है ना। इन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों की शक्तियों का उपयोग करेगा वो। विभिन्न प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए कई अधिकरण गठित किए गए हैं। अब आप चाहे ले लो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर, ये उदाहरण है। आयकर अपीलीय अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण आदि, है ना। तो ये सब जो है इसमें शामिल है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है, न्यायाधिकरण या अधिकरण। तो इसके क्षेत्राधिकार में केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के अंतर्गत स्थानीय या अन्य सरकार या केंद्र के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों में जो काम कर रहे हैं उनसे संबंधित मामले, उनके विवाद। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई। 17 पीठें हैं इसमें। 17 पीठ में से 15 जो हैं विभिन्न उच्च न्यायालयों में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, और 2 जो हैं, एक जयपुर और एक लखनऊ से संचालित होती है। ये पीठें उच्च न्यायालयों की अन्य सीटों पर भी सर्किट बैठक का आयोजन करती हैं। तो उच्च न्यायालय की जो अन्य सीट है वहाँ पर भी इन लोग सर्किट बैठक का आयोजन करते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है। वास्तव में अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका, आप लोग इसके माध्यम से देख पा रहे होंगे। इस प्रकार के अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि सदस्य होते हैं, और सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से चुना जाता है, जिससे एक तो समन्वय बना रहे और विशेषज्ञता जो है उसका भी लाभ प्राप्त होता रहे। प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध जो अपील है, अब ऐसा भी तो है ट्रिब्यूनल, ये अधिकतर होता ही है, और अगर ट्रिब्यूनल ने आदेश निकाल दिया, उसके विरुद्ध जो भी पक्ष जानना चाहे वो उस संबद्ध जो भी क्षेत्र है उसके हाई कोर्ट में, उसकी खंडपीठ या डिवीज़न बेंच जिसको कहते हैं, उसके समक्ष भी की जा सकती है अपील, है ना, कि भैया ये सही नहीं है और हमारी ये मांग है। तो एट दी एंड होता वही है, जाता कोर्ट में ही है अधिकतर, है ना, ये देखने को मिलता है। हाँ, मगर फिर भी ट्रिब्यूनल जो है शासन आमतौर पे नहीं करती। अगर शासन के विरुद्ध है तो फिर वो मान्य हो जाता है। अब है राज्य प्रशासनिक अधिनियम, अनुच्छेद 332 का जो मैंने बताया ना, उसमें राज्य विधानमंडलों को किसी भी कर मतलब टैक्स के निर्धारण, संग्रहण, प्रवर्तन, है ना, उद्ग्रहण, इसके लिए तथा अनुच्छेद 31 क के अंतर्गत जो दायरे में दिए गए भूमि सुधार से संबंधित विषय, उसमें अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है। तो ये भी चीज़ अपने को जो है विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी। अब जान लेते हैं न्यायालय और अधिकरण में क्या अंतर है। न्यायालय जो है पारंपरिक न्याय प्रणाली का अंग है। ठीक है, न्यायिक शक्तियां राज्य से प्राप्त हैं। अधिकरण एक एजेंसी है, अर्ध न्यायिक निकाय है ना, और न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं किसके द्वारा, विधि के द्वारा, है ना। नागरिक न्यायालयों के पास नागरिक प्रकृति के किसी भी प्रकार के मुकदमों के लिए जा सकता है, जबकि अधिकरण के पास में अगर नागरिक आ रहा है तो अधिकरण से संबंधित विशेष मामला ही होना चाहिए।
सामान्य न्यायालय या न्यायाधीश अपने कार्यकाल सेवा के नियम व शर्तों आदि के संदर्भ में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं, है ना। न्यायपालिका भी कार्यपालिका से स्वतंत्र है, जबकि जो भी प्रशासनिक अधिकरण है इसके सदस्यों के कार्यकाल, सेवाओं के नियम व शर्तें पूरी कार्यपालिका के ही हाथों में होती है, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी विधि शास्त्र में प्रशिक्षित होता है ना। मगर जो अधिकरण का अध्यक्ष है उस अध्यक्ष या सदस्य किसी भी विधि से प्रशिक्षित होना उसका अनिवार्य नहीं है। वह प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है ना, मगर वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ अंतर है। बाकी अच्छा है, आपने पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक समझ लिया है, मेरे अनुसार क्लियरेंस होगा। हमने प्रयास किया आसान से आसान शब्दों में आपको विस्तृत व्यापक जानकारी पहुंचा सके कम समय में, जो मुझे लगता है कि पहुंचाई भी है। मगर हो सकता है कि आपको अभी भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताएं अगर ऐसा कुछ भी है। हम आपका जो डाउट है उसको पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये थी अंतिम जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।